सर, नवंबर दिसंबर 2023 एग्जाम्स के लिए रिटर्न चैप्टर में क्या अमेंडमेंट्स हैं? आपके पास जो बुक है 11th एडिशन की बुक और 11th एडिशन की क्लास, आपने जो रिटर्न चैप्टर में पढ़ा है सेक्शन 37 को या फिर सेक्शन 38 को या फिर सेक्शन 39 को, काफी सारी चीजें क्लास के अंदर बताई गई थी कि ये नया आया है, ये पढ़ना है आपको, जिसमें GSTR 2B के बारे में पढ़े। ये भी बात की कि GSTR 2 और 3 डिसकंटिन्यू हो गया है, उसके चलते थोड़े से सेक्शन 38 में और उससे रिलेटेड रूल्स में बदलाव आए हैं। फिर क्लास के अंदर सेक्शन 39 में काफी सारे चेंजेस थे, वो सब डिस्कस किए, इंक्लूडिंग आपका जो QRMP स्कीम है। तो सर, जो आपको 30 पेजेस के नोट्स मिले और उससे रिलेटेड जो क्लासेस मिली और कॉन्सेप्ट्स मिले, उसमें कहीं कोई चेंजेस नहीं है एक्सेप्ट लास्ट पेज। सर, जो आपका लास्ट पेज है 11.30 आपकी बुक का, उसमें थोड़े से चेंजेस हैं और मैंने कुछ पेजेस, कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐड ऑन किए हैं इन द नेम ऑफ अमेंडमेंट्स। अगर आपका एग्जाम नवंबर दिसंबर 2023 में है तो आपको ये अमेंडमेंट्स आज की पढ़नी है। जैसे कि पेज नंबर 31, 32, 33 ये अमेंडमेंट का पार्ट है, आपकी बुक में है ही नहीं, राइट। और कुछ क्वेश्चंस मैंने ऐड किए हैं पेज नंबर 4 और 5 में इस चैप्टर में। पहले हम लोग क्वेश्चन ही करते हैं और उसके बाद अमेंडमेंट्स को डिस्कस करते हुए इस टॉपिक को कंप्लीट कर देंगे। अमेंडमेंट्स इन रिटर्न चैप्टर, राइट। सर, आपके पास जो बुक है, जो क्लास है, उसमें पेज नंबर 11A.4 तक हम लोगों ने क्लास में क्वेश्चन नंबर 20 तक डिस्कशन किया हुआ है। होमवर्क में, डिस्कशन में, डाउट सेशन में, जो भी है कि भाई ये क्वेश्चन बना लो, डाउट है तो पूछ लेना, या फिर कभी कभी क्लास में ही मैं डिस्कस करता चला जाता हूं पेज नंबर की रेफरेंस के साथ, तो ये डिस्कस हो चुका है। इसमें मैंने क्या किया है, अमेंडमेंट बुकलेट के थ्रू 3 क्वेश्चंस ऐड किए हैं। नया कुछ भी नहीं है इसके अंदर। एक है कि जनरली क्लास में हम लोग क्या पढ़ते हैं, जो आपका स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाई है, सेक्शन 37 में आपको स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाई GSTR 1 में रिपोर्टिंग करनी पड़ती है। तो जो आपका टैक्स पीरियड है, मंथली या फिर से क्वार्टरली, तो हम लोग क्लास में क्या पढ़ते हैं, अगर मंथली आप रिपोर्टिंग करते हैं तो मंथ कंप्लीट होने के बाद आपको रिपोर्टिंग करनी है GSTR 1 में। तो क्या कोई ऐसा सिचुएशन है जिसमें मंथ कंप्लीट नहीं हुआ फिर भी आप GSTR 1 फाइल कर दे रहे हैं? यानी से जनवरी 2023 कंप्लीट नहीं हुआ है, 31 जनवरी आया नहीं है, लेकिन आप जनवरी का GSTR 1 जनवरी में ही फाइल कर रहे हैं, ऐसा भी कोई पॉसिबिलिटी है? आंसर इज यस। 2 केसेस में ऐसी पॉसिबिलिटी है। एक, अगर आप कैजुअल टैक्स पेयर हैं, आप CTP बोल के रजिस्ट्रेशन लेते हैं लिमिटेड पीरियड के लिए, जब वो पीरियड ओवर हो जाता है तो हम मंथ एंड का वेट नहीं करेंगे, आप GSTR 1 फाइल कर दो, ठीक। और दूसरा, जब आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर कैंसिल करवाते हैं, आपने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर कैंसिल करवा दिया, तो कैंसिल करवाने के बाद आप अपना GSTR 1 कभी भी फाइल कर सकते हैं, मंथ एंड और फर्स्ट डे ऑफ द न्यू मंथ का वेट करने की जरूरत नहीं है। छोटा सा कॉन्सेप्ट। सर, सेक्शन 22 आप ऑलरेडी क्लास के अंदर पढ़े हुए हैं कि जब हम लोग QRMP स्कीम में रहते हैं तो आप मंथली B2B ट्रांजैक्शन को अपडेट कर सकते हैं। रूल 59 में हम लोगों ने ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी क्लास के अंदर पढ़ा, और ये ऑलरेडी ये कॉन्सेप्ट क्लास के अंदर पढ़ा है, उस पे क्वेश्चन है, नया कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22 में जो बात लिखी हुई है पेज नंबर 11A.5 पे, ये बात हम लोग पेज नंबर 11.7 में, ध्यान रखिए, लिख लीजिए बगल में, ये वाली बात हम लोग पेज नंबर, आप ही के पास जो बुक है उसमें रूल 59 पेज नंबर 11.7 पे क्वेश्चन पॉइंट नंबर 5 में पढ़ चुके हैं, और वहां मार्क भी करा रखा है आपको क्लास में। मैं आपको दिखा देता हूं, चलो ऐसा करते हैं। 11.7 यहां मार्क भी करा रखा है। 11.7 में यहां पर मैंने 2 मार्क्स के लिए मार्क भी करा रखा है कि देखो IFF में आप क्या डिटेल्स अपलोड करते हैं, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ सकता है। इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी कब ये काम आती है, जब आप QRMP स्कीम में होते हो, राइट। क्लास के अंदर काफी डिटेल्ड चर्चा हुई हुई है इस चैप्टर में, उसी पर एक क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन है आपका, ये बहुत सिंपल है। क्लास में हम लोग रिटर्न चैप्टर में फाइनल रिटर्न पढ़ते हैं और एनुअल रिटर्न पढ़ते हैं, तो इसमें एक क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि भाई मैंने अपना बिजनेस बंद कर दिया, वाइंडिंग अप, मैंने अपना बिजनेस बंद कर दिया, तो इसका कंसल्टेंट बोलता है कि तुमको दोनों रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है, एनुअल भी और फाइनल भी, तुमको किसी एक से ही काम चल जाएगा। तो ये गलत है कंसल्टेंट।
सर जब हम अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल कराते हैं, बिजनेस बंद करते हैं, तो उसके लिए हम फाइनल रिटर्न फाइल करते हैं। क्लास में पढ़ा। इसका यह मतलब नहीं है कि एनुअल रिटर्न आपको फाइल नहीं करना है, दोनों की अलग अलग रिक्वायरमेंट है, दोनों रिटर्न आपको फाइल करनी होगी। बस सिंपल 3 क्वेश्चन मैंने इसमें ऐड किए हैं। अमेंडमेंट से रिलेटेड कुछ भी इसमें नहीं है, आपने जो क्लास में पढ़ा है उसी पर बेस्ड होकर ये 3 क्वेश्चन है। मतलब आपकी सहूलियत के लिए दिया है ये क्वेश्चन, एक्स्ट्रा कोई बर्डन आप पे नहीं है। सर इन अमेंडमेंट लेक्चर्स को तो बर्डन मानिए ही नहीं, कुछ कुछ चीजें न्यू आ रही हैं, अदरवाइज काफी सारी चीजें तो आपने पहले से पढ़ी हुई हैं। खाली एक बार अभी जब क्लास अपलोड हो रही है यूट्यूब पे और आपको ग्रुप में पता चल रहा है, सर क्लास यूट्यूब पे अपलोड होती है, उसका लिंक टेलीग्राम चैनल पे आता है, और आप अगर मेरे रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं तो उसके बारे में आपको कहां पता चलता है? आपके व्हाट्सएप ग्रुप में। एक बार क्लास यहां अटेंड कर लीजिए बस, और नोटिंग कर लीजिए, उस नोटिंग को एग्जाम से पहले एक बार और देख लीजिएगा। इतनी ही मेहनत करनी है, एक बार क्लास अटेंड करनी है और एक बार उस क्लास नोट्स को देखना है, इस नोट्स को देखना है। तो मैं इस क्वेश्चन आंसर को बंद करता हूं। सर क्वेश्चन आंसर को बंद करने के बाद हम लोग अब सीधा चलते हैं कहां? पेज नंबर 30 पे। आपकी बुक में पेज नंबर 30 है, आपके पास जो बुक है उसमें पेज नंबर 30 है, राइट। लेकिन पेज नंबर 30 में थोड़ा सा मैंने यहां मॉडिफाई कर दिया है, थोड़ा सा मैंने यहां पर मॉडिफाई कर दिया है। आपके पास जो बुक है 11th एडिशन की बुक, उसमें ये नहीं है, राइट। ये है, लेकिन अब जैसे ये 20 रुपीज और 10 रुपीज वाली चर्चा नहीं है आपके पास, तो वो एज अ पार्ट ऑफ अमेंडमेंट्स मैं आपको यहां पे करवा रहा हूं। सर हम लोग बात कर रहे हैं लेट फी की, जिसको पेनल्टी भी बोला जा सकता है, बट पेनल्टी बोलने के लिए मैंने इसको मना किया हुआ है कि इट इज नॉट अ पेनल्टी, लेट फी है। हालांकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन यही आता है क्या कि आपने GSTR 1 टाइम पे फाइल नहीं की, GSTR 4 टाइम पर फाइल नहीं की, GSTR 1 फाइल नहीं की टाइम पे, या GSTR 4 टाइम पर फाइल नहीं की, या फिर GSTR 9 या फिर GSTR 10, तो आप पर क्या पीनल कॉन्सिक्वेंसेज हैं, क्या पेनल्टी लग सकती है। इस तरीके का क्वेश्चन आए तो ध्यान रखना, पेनल्टी नहीं, वो लेट फी के बारे में आपको बताना है सेक्शन 47 की हेल्प से, ठीक है। तो आपने जो क्लास में यहां पढ़ा, पॉइंट नंबर 3 में आपने पढ़ा एनुअल रिटर्न के बारे में, कि अगर देखो यहां पर पहला नंबर पॉइंट में क्या बोलता है, आपको नोटिस आ सकती है, ठीक। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 में लेट फी के बारे में है, पॉइंट नंबर 3 में भी लेट फी के बारे में है। सर पॉइंट नंबर 3 में जो लेट फी है वो किसके लिए है? सेक्शन 44 वाली रिटर्न, यानी एनुअल रिटर्न। अब आपने इससे रिलेटेड क्लास में क्या पढ़ा कि आपको 100 रुपए पर डे की लेट फी लगेगी। ध्यान रखिएगा, हो सकता है एग्जाम में पेनल्टी बोल के क्वेश्चन पूछे, आपको लेट फी बोल के रिप्लाई करना है और सेक्शन 47 का रेफरेंस लेना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी MCQ भी पूछा जा सकता है, यहां से MCQ भी पूछा जा सकता है, और आपको सिचुएशन के हिसाब से आंसर देना होगा। एक सिचुएशन दे देगा, बोलेगा बताओ क्या लेट फी लगेगी, इसमें लेट फी लगेगी कि नहीं लगेगी, और लगेगी तो कितनी लगेगी, या फिर ड्यू डेट ये थी, तुमने इस समय रिटर्न फाइल की, अब बताओ कि क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे इसके। कॉन्सिक्वेंसेज का मत देखो, टैक्स तुम अगर लेट से जमा करते हो, GST का जो टैक्स अगर लेट से जमा करते हो तो उसका कॉन्सिक्वेंसेज क्या है? सेक्शन 50 इंटरेस्ट, जो हम लोग पेमेंट ऑफ टैक्स चैप्टर में पढ़ते हैं। उसके बाद आता है कि आपने GSTR 1 अपलोड करनी है, GSTR 3B फाइल करनी है, कॉम्पोजिशन स्कीम वालों को GSTR 4 अपलोड करना है, फाइनल रिटर्न वालों को फाइनल रिटर्न के केस में GSTR 10, राइट, TDS के केस में GSTR 7, TCS के केस में GSTR 8, एनुअल रिटर्न के केस में GSTR 9। क्लास में सबका ड्यू डेट पढ़ते हैं। इनफैक्ट जब रिटर्न चैप्टर स्टार्ट हुआ तो शुरू में ही जो 2-3 पेज में आपका वो टेबल है ड्यू डेट का, यहां से आप अच्छा रिवाइज कर सकते हैं। स्टार्ट में ही पेज नंबर जब आप 3 में जाते हैं और पेज नंबर 4 में जाते हैं तो यहां पर फॉर्म के नाम भी हैं, पर्टिकुलर्स, फ्रीक्वेंसी और ड्यू डेट भी हैं। ये ड्यू डेट क्रॉस करते ही आपको क्या करना पड़ता है? लेट फी। कॉन्सिक्वेंसेज क्या है? जो ड्यू डेट हम लोग क्लास में पढ़ते हैं, अगर उसके बाद आप ये सब रिटर्न फाइल करोगे तो उससे रिलेटेड लेट फी क्या है, ठीक। तो अब इसमें यहां पर किसकी बात होती है? डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 37, इसमें बात होती है GSTR 1 की। उसके बाद रिटर्न रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 39। सर ये जो रिटर्न है ना 39 की, इसमें GSTR 3B भी है। अगर हम सेक्शन 39 की बात करें तो इसके अंदर हम लोग GSTR 3B की भी बात करते हैं। सेक्शन 39 डिटेल में क्लास में पढ़े। इसके अंदर हम लोग GSTR 4 की भी बात करते हैं,
और टीडीएस वालों के लिए इसके अंदर हम लोग जीएसटीआर 7 की भी बात करते हैं। सेक्शन 1 है सेक्शन 39, लेकिन उसके अंदर जो इसके सब सेक्शंस हैं उसमें हम लोग जीएसटीआर 3B की भी बात करते हैं, जीएसटीआर 4 की भी बात करते हैं और जीएसटीआर 7 की भी बात करते हैं। सर हर जगह लेट फी प्रेस्क्राइब्ड है, ठीक। उसके बाद ये आता है सेक्शन 45, ये है फाइनल रिटर्न, जीएसटीआर 10, लेट फी प्रेस्क्राइब्ड है। फिर एक हम लोगों ने क्लास के अंदर क्या पढ़ा कि इसमें टीसीएस का सेक्शन भी ऐड कर दिया है कि भाई ये क्लास में पढ़ा हमने एज ए अमेंडमेंट बोल के कि भाई अगर आपको टीसीएस की रिटर्न फाइल करनी है जीएसटीआर 8 तो उस पे भी अब लेट फी आ गई है। कितना? 100 रुपीज पर डे, मैक्सिमम 5000 रुपीज। सर इक्वल प्लस एक और अमाउंट लगेगा, किसका? 100 रुपीज पर डे एसजीएसटी में, और वहां भी 5000 रुपए, यानी टोटल कितना? टोटल कितना? 10,000 रुपीज। तो इसके अंदर सेक्शन 37 यानी जीएसटीआर 1, इसके अंदर सेक्शन 39 यानी जीएसटीआर 3B, जीएसटीआर 4 एंड जीएसटीआर 7, इसके अंदर सेक्शन 45 यानी जीएसटीआर 10, इसके अंदर सेक्शन 52 यानी जीएसटीआर 8, सेक्शन 52 टीसीएस का रिटर्न है जीएसटीआर 8, सेक्शन 39 के अंदर ही कॉम्पोजिशन स्कीम की रिटर्न है और उसी के अंदर तुम्हारा टीडीएस की रिटर्न है जीएसटीआर 7। तो कहने को तो यहां 3-4 सेक्शन ही रेफर है, 37, 39, 45, 52, लेकिन फिर अगर हम रिटर्न की बात पर आते हैं तो फिर ये जो बात लिखी हुई है कि तुमको लेट फी 100 रुपया पर डे, मैक्सिमम 5000 देना पड़ेगा, ये सिर्फ किसके लिए है? सीजीएसटी के लिए। ऐसा ही क्लास में क्या पढ़ते हैं, ऐसा ही इक्वल अमाउंट तुमको 100 रुपया पर डे एसजीएसटी के लिए देना पड़ेगा, मैक्सिमम 5000, यानी 100 नहीं ये 200 है, और 5000 ये नहीं 10,000 है। और आईजीएसटी से रिलेटेड कोई लेट फी नहीं है। आईजीएसटी से रिलेटेड, सर ये सीजीएसटी से रिलेटेड है और उतना ही इक्वल किससे रिलेटेड है? एसजीएसटी से रिलेटेड। आईजीएसटी से रिलेटेड कोई लेट फी नहीं है। एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि आईजीएसटी से रिलेटेड क्या लेट फी है, तो कुछ भी नहीं है लेट फी। हाँ, आईजीएसटी से रिलेटेड अगर तुम लेट पेमेंट करते हो तो हम तुमसे इंटरेस्ट ले सकते हैं सेक्शन 50 में, ठीक है। आईजीएसटी से रिलेटेड कोई लेट फी प्रेस्क्राइब्ड नहीं है। सीजीएसटी में जितना है उतना ही इक्वल एसजीएसटी में है। 100 रुपीज पर डे मतलब टोटल 200 रुपीज पर डे, 5000 का मतलब 10,000। अब इसमें रेशनलाइजेशन किया गया, यानी इस फीस को कम किया गया कि नहीं सुनो, हम हर केस में तुमसे 100 नहीं लेंगे, हर केस में तुमसे 5000 रुपीज नहीं लेंगे। तो क्लास के अंदर जो पढ़ाया अब उसको छोड़ के जो अब पढ़ा रहा हूं उसको ध्यान रखना। रेशनलाइजेशन यानी ये जो लेट फी आप यहां पर एक्ट के अंदर देख रहे हैं कि हम तुमसे 100 रुपया पर डे मैक्सिमम 5000 लेंगे, इसको रेशनलाइज किया गया, कम किया गया, ठीक है। अब किसके लिए कितना कितना किया गया? गवर्नमेंट यह बोलती है ठीक है हम तुमसे 100 रुपया पर डे नहीं लेंगे, हम तुमसे 5000 रुपए की जो लिमिट है उसको भी कम कर देते हैं। किसी के लिए गवर्नमेंट ने बोला 1000 रुपीज कर देते हैं, किसी के लिए गवर्नमेंट ने बोला 2500 कर देते हैं, किसी केस में बोला कि नहीं हम 5000 ही लेंगे। अब ये जो 100 रुपया पर डे लेट फी है, किसी के लिए बोला कि हम 10 ही रुपया लेंगे, किसी के लिए बोला चलो 25 रुपया लेंगे, किसी के लिए बोला चलो 50 रुपया लेंगे, और किसी के लिए बोला नहीं 100 रुपया ही लेंगे। तो अब हमें वो क्लास में अब एग्जाम के लिए ध्यान रखना पड़ेगा, किसके लिए जो एक्ट में लिखा है 100 रुपीज 5000 वही लगेगा, और किसके लिए इसको रेशनलाइज मतलब रिड्यूस किया गया है। तो अब फ्रेश तरीके से अभी जो पढ़ेंगे उसको एग्जाम के लिए ध्यान रखना, ठीक है। अभी हम एक एक करके आएंगे कि जीएसटीआर 1 में क्या करेंगे, जीएसटीआर 10 में क्या करेंगे, सेक्शन 45 जीएसटीआर 10 फाइनल रिटर्न में क्या करेंगे, सेक्शन 52 में बात होती है किसकी? जीएसटीआर 8 की, उसके लिए क्या करेंगे। देखो सेक्शन का रेफरेंस है और क्लास में क्या पढ़े, सेक्शन 52 पे जीएसटीआर 8 है, सेक्शन 39 में 3 है, जीएसटीआर 3B, जीएसटीआर 4, जीएसटीआर 7। तो वहां क्या रेशनलाइजेशन हुआ है जो अब पढ़ाऊंगा एग्जाम्स के लिए ध्यान रखना। ये तो एक्ट में लिखी हुई लेट फी का अमाउंट है 100 रुपया पर डे अंडर सीजीएसटी, इक्वल अमाउंट 100 रुपया पर डे अंडर एसजीएसटी, मैक्सिमम 5000 सीजीएसटी प्लस मैक्सिमम 5000 एसजीएसटी। ये भी याद करना है सर, हाँ ये भी याद करना है, क्योंकि कुछ केसेस में इसको कम नहीं किया गया है। अपने पास कितने केसेस हैं इसके अंदर? पॉइंट नंबर 2 में जीएसटीआर 1, 3B 2, 4, 3, 7, 4,
10, 5, GSTR 8, टोटल 6 केसेस हैं ऐसे देखो तो। अब एक बार और पढ़ते हैं एनुअल रिटर्न। सर क्लास के अंदर एनुअल रिटर्न का जो ड्यू डेट पढ़ते हैं 31 दिसंबर, कि आपका जो ईयर है फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होता है मार्च में, और उसके बाद जो दिसंबर आती है, दिसंबर इज द एनुअल रिटर्न का ड्यू डेट। अब उस डेट के बाद अगर तुम एनुअल रिटर्न फाइल करते हो तो फिर से यहां पर एक लेट फी प्रिस्क्राइब्ड है, कितना 100 रुपीज पर डे, बट इसमें मैक्सिमम कितना है 0.25% ऑफ योर टर्नओवर। अच्छा, इक्वल अमाउंट ऑफ लेट फी आपका अगेन कहां लगेगा, CSGST में या फिर UTGST में। सर वहां भी आपको ऐसे ही है 100 रुपया पर डे, मैक्सिमम 0.25%। यानी अगर हम टोटल की बात करें, अगर हम लेट फी ध्यान से देखिए, अगर हम लेट फी टोटल की बात करें एनुअल रिटर्न में, तो आप क्या लिख सकते हैं 200 रुपीज पर डे और मैक्सिमम 0.5%। वो अलग बात है कि क्वेश्चन में क्या लिखा है एग्जाम में CGST प्लस SGST मिला के बोल रहा है, तो तुम इस अमाउंट को डबल कर देना। यहां जो आप 100 पढ़ रहे हो, उसको कितना कर देना 200, और यहां जो आप 0.25 पढ़ रहे हो उसको कितना कर देना 0.5। सर इसको भी रेशनलाइज कर दिया गया है। गवर्नमेंट का कहना है सुनो, ये 100 रुपया पर डे लेट फी और फिर मैक्सिमम 0.25% या टर्नओवर है जो लेट फी का मैक्सिमम लिमिट, ये बहुत ज्यादा है, इसको भी रेशनलाइज करते हैं। अब वही रेशनलाइज चीज अब आप पढ़ोगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं, नो चेंजेस, नो अमेंडमेंट इन लेट फी रिलेटेड टू। अब ये ध्यान रखना सर, GSTR 10 जो आप फाइनल रिटर्न फाइल करते हो, फाइनल रिटर्न कौन से सेक्शन में, सेक्शन 45 में, उससे रिलेटेड कोई भी चेंजेस नहीं है। और जो तुम्हारा GSTR 8 है किससे रिलेटेड, TCS से रिलेटेड सेक्शन 52 में, यहां पर कोई चेंजेस नहीं है। कोई चेंजेस नहीं है मतलब आपको इन दोनों के लिए, मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि GSTR 10 का जो फाइनल रिटर्न है उसको तुमने फाइल करने में डिले कर दिया, या फिर जो TCS की रिटर्न है सेक्शन 52 वाली GSTR 8 उसको तुमने फाइल करने में लेट कर दिया, तो उसके लिए आपको सिंपल एग्जाम में लिखना है लेट फी कितना, अंडर CGST एक्ट सेक्शन 47 रुपीज 100 पर डे, मैक्सिमम 5000, और फिर लिखना है इक्वल अमाउंट ऑफ लेट फी इन रेस्पेक्टिव SGST और UTGST। इक्वल अमाउंट, ये तो साथ में लिखना ही लिखना है। अगर मान लो एग्जाम में क्वेश्चन में पूछ रहा है कि तुम मुझे बताओ टोटल लेट फी कितना लगेगा CGST SGST मिला के, तो तुम डबल कर देना, 100 की जगह 200 कर देना और 5000 की जगह 10,000 कर देना। बट इसमें कोई रेशनलाइजेशन नहीं हुआ है, ठीक, इसमें कोई रेशनलाइजेशन नहीं हुआ है। और जो मैंने तुमको प्रैक्टिस सेट्स दिए हैं, उसमें मैंने लिखा हुआ भी है, एक बार मैं आपको वो दिखा दूं। सर ये मेरा प्रैक्टिस सेट्स, आपको जो मैंने बोला है एग्जाम से पहले प्रैक्टिस सेट्स बनाने हैं। सीरीज ए में 30 सेट्स हैं, राइट, सीरीज ए में 30 सेट्स हैं और सीरीज बी में 7 सेट्स हैं, ठीक। अच्छा, ये सेट्स मैंने अभी रिवाइज भी किए हैं नवंबर दिसंबर एग्जाम्स के लिए। सर 4-5 सेट्स में छोटे छोटे से चेंजेस हैं, उसके अलावा वही ये सीरीज हैं, ये वही सेम सेट्स हैं जो मैंने मई और जून एग्जाम्स के लिए बच्चों को दिए थे। यानी मैंने सेट्स को बिकॉज ऑफ अमेंडमेंट थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं चेंजेस किए हैं, राइट। मुश्किल से मुश्किल 5-6 सेट में, वो भी 1-2 पेजेस में। तो अगर आपके पास पहले से प्रिंट आउट्स हैं तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आप उसी को बनाइए। चेंजेस को मैं टेलीग्राम पे बता दूंगा। CA का तो मैंने बता दिया है, CMA का और बता दूंगा। बट ध्यान से देखो, ये जो मेरा सीरीज ए का प्रैक्टिस सेट्स है, सेट नंबर 10, उसके पेज नंबर 10.5 पे एक क्वेश्चन है फाइनल रिटर्न को लेके, कि फाइनल रिटर्न
फाइल करते हैं? हाँ, जब आप सरेंडर करते हैं अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। टाइम लिमिट दे दिया। क्या इससे रिलेटेड कोई लेट फी भी है? हाँ, लेट फी है 100 रुपया पर डे, 5,000 रुपया, विच एवर इज लोअर, इक्वल अमाउंट है SGST में। और यहां देखो क्या लिखा हुआ है साफ साफ, नो अमेंडमेंट्स। यहां कोई अमेंडमेंट्स नहीं है, ठीक है, यहां पे कोई अमेंडमेंट्स नहीं है। तो वो मैंने अपने प्रैक्टिस सेट्स में हाईलाइट भी किया हुआ है, क्लास में बताया हुआ भी था, अभी फिर से बता दे रहा हूं, अभी जो हम लोग अमेंडमेंट्स पढ़ने वाले हैं कि सर ये 100 रुपए पर डे की लेट फी किसी किसी के लिए 10 रुपए है, किसी किसी के लिए 25 रुपए है ना। और सर ये जो 5,000 रुपए की लेट फी है किसी किसी के लिए 250 है, किसी किसी के लिए है ना वो 500 रुपए है, किसी किसी के लिए सर ये है ना वो 2500 है। तो वो सब चेंजेस हम अभी पढ़ेंगे, लेकिन वो चेंजेस GSTR 10 के लिए नहीं है, एंड TCS के जो रिटर्न है GSTR 8 इसके लिए नहीं है। इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आया तो फिर तुमको यही लिखना है जो मेन एक्ट में लिखा हुआ है। अमेंडमेंट का इन पे कोई इंपैक्ट नहीं है। क्लियर? प्लीज ध्यान रखना, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, इसको तो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, सीरीज A सेट 10 और क्वेश्चन नंबर 6 पेज नंबर 10.5 ये रेफरेंस में दे दिया मैंने, हटा देता हूं इस सेट को। ठीक सर, यहां पर क्या कहा? पॉइंट नंबर 3 के अंदर क्या है? GSTR 9। पॉइंट नंबर 3 के अंदर GSTR 9 है, और पॉइंट नंबर 2 के अंदर GSTR 1 का रेफरेंस भी है, GSTR 3B, GSTR 4, GSTR 7, GSTR 10 एंड GSTR 8 का भी रेफरेंस है, जहां पर सबके लिए बोला हुआ है एक्ट के अंदर 100 रुपया पर डे, 5,000 रुपया मैक्सिमम। बट इसमें अमेंडमेंट्स हैं, काफी जगह फीस को कम की गई है, बट देयर इज नो अमेंडमेंट्स इन द केस ऑफ TCS रिटर्न GSTR 8। देयर इज नो अमेंडमेंट इन केस ऑफ फाइनल रिटर्न GSTR 10। ध्यान रहेगा, याद रहेगा? क्लियर? अब लिखवा दूंगा, डोंट वरी, अभी जो जो चीज मैं यहां लिख रहा हूं ना ये सब मैं लिखवा दूंगा क्लास में। अभी आगे चलते हैं। सर अब GSTR 4 कॉम्पोजिशन स्कीम वाले के लिए क्या है? तो सर अगर एग्जाम में GSTR 4 के लिए पूछा जाए कि GSTR 4 की लेट फी क्या है, तो 100 रुपए मेंशन ही मत करना, 5,000 रुपया मेंशन ही मत करना, नहीं मेंशन करना, इसके लिए 100 रुपया है ही नहीं। एक्ट वाली जो बात लिखी हुई है उस फीस को रेशनलाइज कर दिया गया। GSTR 4 कॉम्पोजिशन स्कीम वाले GSTR 4 को अगर लेट से फाइल करेंगे तो उनके लिए लेट फी क्या है? 100 रुपया पर डे, मैक्सिमम 5,000। सर कोट ही नहीं करना है इसको, इनके 2 केस बनाने हैं तुमको, इनके 2 केस बनाने हैं। एक, अगर नील रिटर्न जाएगी तो क्या होगा, और अदरवाइज, अदर मतलब आप GSTR 4 नील रिटर्न यानी आपकी कोई ट्रांजैक्शंस नहीं है और आप नील रिटर्न के साथ GSTR 4 अपलोड कर रहे हैं तो आपका लेट फी अलग है। और अदर्स यानी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ट्रांजैक्शन की है, कुछ ना कुछ टैक्स पे कर रहे हैं GSTR 4 कॉम्पोजिशन स्कीम वाले और रिटर्न फाइल कर रहे हैं, मींस देयर इज अ ट्रांजैक्शन, नील रिटर्न नहीं है, देयर इज अ ट्रांजैक्शन। और हमने क्लास में क्या पढ़ा है? कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए एनुअल है GSTR 4। सर अदर्स, प्लीज 100 रुपए और 5,000 रुपए वाली बात तो करना ही नहीं है GSTR 4 के लिए, ठीक है? क्या बात करनी है? सर इनको लगेगा 10 रुपया पर डे CGST एक्ट में। CGST एक्ट में सेक्शन 47 के अंदर इनको लगेगा 10 रुपया पर डे, मैक्सिमम 250 एंड इक्वल अमाउंट फिर से SGST में या UTGST में फिर से इनको कितना लगेगा? 10 रुपया पर डे, मैक्सिमम 250। यानी क्लास में क्या बताया था? मैक्सिमम लेट फी इनको कितनी देनी है? 500 रुपए, 250 CGST में, 250 SGST में, वो वही है, खाली अभी क्या नया आया? 10 रुपया पर डे। सर क्लास के अंदर ये ग्रीन वाला ऑलरेडी पढ़ाया हुआ था तुमको, 250 CGST, 250 SGST, टोटल 500 रुपया तुमको लेट फी में देनी है। लेकिन और क्या ध्यान रखना है? 10 रुपया पर डे देना है। मान लो 5 दिन का डिले है, एग्जाम में क्या आया? तुमने नील GSTR 4 फाइल की है, 5 दिन का डिले है, 5 दिन, तो 50 रुपया तुम्हारे लगेंगे CGST में, 50 रुपया लगेंगे तुम्हारे
एसजीएसटी में 10 रुपया पर डे, मैक्सिमम 250। और डबल करके याद करना है तो 20, 20 एंड 250, 20 एंड 250। ठीक, याद रहेगा। सर सेम लेट फी किसके लिए? 3B के लिए। सेम लेट फी 3B के लिए। आपका कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। क्या पढ़ रहे हैं? लेट फी हैज बीन रेशनलाइज्ड फॉर डिले फाइलिंग ऑफ जीएसटीआर 1 एंड 3B। जीएसटीआर 1 पे जनरली कोई लेट फी नहीं है, 3B पे लेट फी है। ठीक, 1 फाइल करो पहले, उसके बाद 3B फाइल करो। 3B की जो ड्यू डेट पढ़ते हैं हम लोग, कभी 20 तारीख, कभी 22 तारीख, कभी 24 तारीख, उसमें अगर डिले करते हो और तुम्हारा नील रिटर्न जा रहा है, नील, तो सेम फी है। सेम फी है वही 10 रुपया पर डे, मैक्सिमम 250। डबल करके याद करना है तो 20 एंड 500, सेम एज जीएसटीआर 4। सर 100 रुपए और 5000 रुपए वाली चर्चा करनी ही नहीं है यहां पे। ठीक, अब जीएसटीआर 4 में एक दूसरा केस है कि नहीं सर, जीएसटीआर जो 4 है वो नील वाला नहीं है, मेरा कुछ ना कुछ टैक्स पे कर ही रहे हैं। तो अब बताना सर, तो क्लास में तुमको पढ़ाया हुआ है 1000 प्लस 1000, 2000 मैक्सिमम। अब क्या ध्यान रखना है? पर डे वाली लिमिट ध्यान रखनी है। क्या? 25 रुपया पर डे, 10 की जगह कितना हो जाएगा? 25 रुपया पर डे, मैक्सिमम 1000। और डबल करके याद करना है तो 50 रुपया पर डे, मैक्सिमम 2000। कॉम्पोजिशन स्कीम में 2 ही लिमिट है। कॉम्पोजिशन स्कीम वालों के लिए 100 रुपए याद ही नहीं करना है, 5000 रुपए कभी इनको देना ही नहीं है। जीएसटीआर 4 अगर तुमने लेट फाइल की है, नील रिटर्न है, तो तुम 10 रुपया पर डे 250 रुपए दो और इक्वल अमाउंट तुम दो किसमें? एसजीएसटी में। अदर्स यानी तुम्हारा नील रिटर्न का केस नहीं है तो अभी अभी पढ़ा 25 रुपया पर डे, 25 रुपया पर डे, मैक्सिमम कितना? 1000। और ये कौन सा हो गया? सीजीएसटी। और अब इक्वल ही तुम्हारा एसजीएसटी या यूटीजीएसटी, वही 25 रुपया पर डे, मैक्सिमम 1000। और सेम फी यहां लिखी हुई है 25 रुपया पर डे, मैक्सिमम 1000, और या फिर डबल कर दो। कब? जीएसटीआर 1 और 3B के केस में। लेकिन इसके अंदर एक लिमिट दे दी है कि तुम्हारा नील का केस नहीं है, तुम्हारा टर्नओवर 1.5 करोड़ तक है। सर जीएसटीआर 4 में 2 केसेस हैं, 2 केसेस आपके हो गए। और जीएसटीआर 3B में टोटल 3 केसेस हैं। टोटल 3 केसेस हैं। एक तो नील वाला है, उसके अलावा 3 केसेस हैं। एक 1.5 करोड़, एक 5 करोड़ और एक 5 करोड़ से ज्यादा। तो जो नॉर्मल आप पढ़ते हो ना, नॉर्मल, वो तो कहीं है ही नहीं इसमें। 100 रुपया पर डे आपने ऊपर पढ़ा ना, देखो 100 रुपया पर डे है ही नहीं। यहां पर कितना है? 25 रुपया पर डे। यहां भी कितना है? 25 रुपया पर डे। यहां भी कितना है? 25 रुपया पर डे। सर यानी आप किसी भी कैटेगरी में रहें, जीएसटीआर 3B की लेट फी सर नील कैटेगरी के केस में, नील के केस में वही जो ऊपर जीएसटीआर 4 के लिए पढ़े, क्या? 10 रुपया पर डे, मैक्सिमम 250 एक एक्ट में, किसमें? सीजीएसटी में। इक्वल तुम उसको डबल कर लेना। अब आता है अदर के केस में। अदर के केस में 3 सिचुएशन है। अदर के केस में 3 सिचुएशन है जहां पर हम तुम्हारा एग्रीगेट टर्नओवर देखेंगे। एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ और उससे कम है। एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज्यादा है बट 5 करोड़ और उससे कम है। एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है। सर पर डे सब में वही है 25 रुपए पर डे। पर डे सब में वही है 25 रुपए, 25 रुपए, 25 रुपए पर डे। 100 रुपया है ही नहीं कहीं। जो ऊपर एक्ट में लिखा है, आपको एग्जाम में 100 रुपया पर डे लिखना ही नहीं है 3B के लिए। और जीएसटीआर 4 में भी 100 रुपया पर डे नहीं है, वहां भी 10 रुपए है और वहां भी 25 रुपए है। जीएसटीआर 4 10 रुपया पर डे, 25 रुपया पर डे। जीएसटीआर 4 मैक्सिमम 250 या मैक्सिमम 1000, 5000 का केस ही नहीं है। अब आता है जीएसटीआर 1 और 3B। तो सर नील जा रहा है, तो नील में कॉम्पोजिशन स्कीम जैसा ही है, 10 रुपया पर डे, 250। बोला सर नील केस नहीं है तो उसको 3 हिस्सों में बांट दो।
टर्नओवर 1.5 करोड़, टर्नओवर 5 करोड़ और टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा। ठीक, अच्छा हर केस में तुम्हारा वही है 25 रुपए पर डे, 25 रुपए पर डे। खाली ये जो मैक्सिमम है ना, मैक्सिमम ये यहां पर कितना है 1000, यहां पे कितना है 2500 और यहां पे कितना है 5000। यानी जो आपने सेक्शन 47 के अंदर जो पढ़ा पॉइंट नंबर 2, वहां जो लिखा हुआ मैक्सिमम 5000 रुपए का हम आपसे लेट फी लेंगे वो है 3B में है, लेकिन कब? जब आपका एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ से अधिक हो और पर डे 100 रुपए तो है ही नहीं, कोट ही मत करना एग्जाम में कहीं पे। 25 रुपए पर डे की लेट फी है, ये ध्यान रखना है, और इक्वल लगेगी CGST में 25 रुपए और SGST में 25 रुपए, यानी 50 रुपए पर डे। और जो मैक्सिमम लेट फी है, अगर तुम एक्ट वाइज जाओगे तो 1000, 2500, 3 लेवल है, पहला लेवल 1000, दूसरा लेवल 2500, तीसरा लेवल 5000, डबल कर लो 2000, 5000, 10000। यानी यहां जो लिखा हुआ है 5000 की लेट फी, 5000 की लेट फी वो है सर, वो GSTR 4 में नहीं है, ठीक है, वो है GSTR 3B में है। अच्छा और किस में है सर 5000 वाली लेट फी? वो GSTR 8 में है सर, GSTR 10 में। वो तो मैंने पहले ही कह दिया कि फीस रेशनलाइज्ड यानी कम नहीं हुई है, किसमें? फाइनल रिटर्न में, GSTR 10 में और GSTR 8 TCS में हुई नहीं है। 4 में 5000 तक जाना ही नहीं है, ये 1000 पे खत्म हो जाता है, 250 या 1000 पे खत्म हो जाता है। इसमें 1000, 2500, 5000 तक जा रहे हैं, लेकिन 100 रुपया पर डे का चक्कर ही नहीं है, 50 रुपया पर डे भी नहीं है, 25 रुपया ही पर डे है। ठीक है, तो आपने क्लास में ये पर डे वाली लिमिट नहीं पढ़ी थी, आपने क्लास में मैक्सिमम वाली पढ़ी थी। आपको एग्जाम में पर डे भी ध्यान रख के जाना है, बस इतना ही चेंजेस है यहां पे। ठीक, तो यहां 3B की बात हो गई। 1 पे एज सच कोई लेट फी नहीं है, 1 और 3B मिला के 3B पे लेट फी है। ठीक है, एग्जाम में 3B पूछता है, 4B हो गया। अब हम लोग का क्या बचा सर? GSTR देखो तो एक बार यहां पे सर 1 का हम लोगों ने क्या डिसाइड किया सर? GSTR 1 के लिए एज सच कोई लेट फी नहीं है, जो लेट फी है वो 3B के लिए, तो 3B के लिए पढ़ लिया। 3B में एक केस है निल वाला, और उसके अलावा टैक्सेबल वाले में 3 केसेस हैं टर्नओवर के अकॉर्डिंगली 1.5, 5 एंड 5 CR से ज्यादा। ठीक, क्लियर सर? 4 में 2 ही केसेस हैं, 4 में 2 ही केसेस हैं, निल या टैक्सेबल वाला केस। चलो सर, और 4 में आपका 10 रुपया पर डे है, 25 रुपया पर डे है, मैक्सिमम 250, मैक्सिमम 1000। GSTR 3B में निल के केस में वही है जो कॉम्पोजिशन स्कीम वाला है, मैक्सिमम 250, 10 रुपया पर डे। लेकिन टैक्सेबल वाले के केस में जो 3 सिनारियो है, उसमें हर केस में 25 रुपया पर डे है, और बाकी मैक्सिमम 1000, 2500 एंड 5000 तक जाते हैं। ठीक, अच्छा 10 में कोई अमेंडमेंट्स नहीं है, वही लगाना है 100 रुपया पर डे, 5000 रुपया मैक्सिमम, और डबल कर देना है। 8 में कोई अमेंडमेंट नहीं है, वही लगाना है 100 रुपया पर डे, मैक्सिमम 5000, और फिर इक्वल अमाउंट SGST UTGST का। अब बचता है GSTR 7। तो सर GSTR 7 यानी TDS की रिटर्न सेक्शन 39 के ही थ्रू आती है, और सर इसमें रेशनलाइज किया है यहां पे, ये रहा सर, ये रहा, ये एग्जाम में आपको ध्यान रखना है। लेट फी पेबल अंडर सेक्शन 47 इन केस ऑफ GSTR 7 डिले। आपको 100 रुपया कोट ही नहीं करना है, आपको 5000 रुपया कोट ही नहीं करना है। इसमें एक ही कैटेगरी है, ओनली 1 कैटेगरी, 25 रुपया पर डे, मैक्सिमम 1000 रुपीज, ओनली 1 कैटेगरी, ओनली 1 कैटेगरी, 25 रुपया पर डे, मैक्सिमम 1000 रुपीज। अच्छा, सेम ऐसी कैटेगरी आपने किसके लिए पढ़ी? GSTR 4, जब आप नॉन निल रिटर्न में आप जाते हैं, नॉन निल रिटर्न में जाते हैं। और सेम चीज आपने किसके लिए पढ़ी? GSTR 3B, जब आपका एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 CR और उससे कम है। टर्नओवर किस साल का देखना है? पिछले साल का, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का। तो मोटा मोटी याद करना आसान हो जाएगा। सर GSTR 7 में कोट ही नहीं करना आपको 100 रुपीज और 5000 रुपीज। वो एक्ट की जो लिमिट है वो रेशनलाइज कर दी गई है, और आपके एग्जाम के लिए ये रेशनलाइज्ड फी ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर? अब एनुअल रिटर्न। सर
एनुअल रिटर्न में आपने जीएसटीआर 9 में आपने क्या पढ़ा क्लास में कि आपको लेट फी देनी पड़ेगी 100 रुपया पर डे, मैक्सिमम कितना 0.25% पर ऑफ योर टर्नओवर। और टर्नओवर इसमें किसका लेंगे? स्टेट और यूनियन टेरिटरी का। ठीक, ये क्लास में पढ़ा आपने। सर इसको भी रेशनलाइज करके 3 लेवल कर दिया गया है। जो आपने क्लास में पढ़ा 100 रुपया पर डे, मैक्सिमम 0.25%, यहां जो लिखा हुआ है 100 रुपया पर डे मैक्सिमम 0.25%, या फिर डबल कर दो 200 रुपीज पर डे 0.5%, ये है एप्लीकेबल। ये लेट फी एप्लीकेबल है, लेकिन कब? जब आपका एनुअल टर्नओवर 20 करोड़ से ज्यादा हो। जब आपका एनुअल टर्नओवर 20 करोड़ से ज्यादा हो तो 100 रुपया पर डे 0.25% इक्वल अमाउंट किस में जाएगा? एसजीएसटी, यूटीजीएसटी। सर मैंने एक बुक में देखा है 100 रुपया पर डे की जगह 200 लिखा हुआ है। अरे वो एग्रीगेट लिखा हुआ है, एसजीएसटी सीजीएसटी मिला के। तो जो आपने क्लास में पढ़ा है लेट फी फॉर जीएसटीआर 9, फाइनेंशियल ईयर 22-23 आपका एग्जाम है। आपके एग्जाम में जो ईयर है वो फाइनेंशियल ईयर 22-23 है। लेट फी रेशनलाइज हो चुकी है, 3 लेवल आ चुके हैं। किसमें? एनुअल रिटर्न में। जो लेवल आपने पढ़ा है 100 रुपया पर डे मैक्सिमम 0.25% ऑफ योर टर्नओवर, वो है। लेकिन उसके लिए आपका एनुअल टर्नओवर कितने से ज्यादा होना चाहिए? 20 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए। और इसमें प्रीसीडिंग नहीं देखना है, इसमें रेलिवेंट देखना है। प्रीसीडिंग नहीं देखना है इसमें आपको प्रीसीडिंग टर्नओवर नहीं देखना है, पिछले साल का नहीं देखना है। इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, पिछले साल का प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। जीएसटीआर 3B में जो 3 लेवल है 1.5 करोड़, 5 करोड़ और 5 करोड़ से ज्यादा, उसके अकॉर्डिंगली आपका जो पर डे वाला लिमिट है वो तो चेंज नहीं हो रहा। आपका चेंज हो रहा है कौन सा? मैक्सिमम वाला लिमिट। वो पिछले साल का टर्नओवर देख के चेंज हो रहा है। एनुअल रिटर्न में हमें पिछला साल नहीं देखना है, क्योंकि एनुअल रिटर्न तो जनरली मार्च के बाद ही फाइल करते हैं। तो मार्च के बाद जब एनुअल रिटर्न फाइल कर रहे हो तो आपके ईयर का टर्नओवर तो आपको मालूम ही है। तो रेलिवेंट फाइनेंशियल ईयर, आपके फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर देखना है। अगर वो 20 करोड़ से ज्यादा है तो फिर वही लगेगा 100 रुपया पर डे। अदरवाइज इसमें एक लेवल 5 करोड़ का है, 5 करोड़ और उससे कम, एक लेवल 20 करोड़ और उससे कम, और एक लास्ट लेवल है 20 करोड़ से ज्यादा। जीएसटीआर 3B में क्या था? 1.5 सीआर, 5 CA, 1.5 से नीचे, 5 सीआर से नीचे और 5 सीआर से ज्यादा प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। ठीक, और इसमें क्या है? सेम फाइनेंशियल ईयर का एग्रीगेट टर्नओवर देखना है, और वो 5 सीआर और उससे कम, एक है 20 सीआर और उससे कम, और एक है 20 सीआर से ज्यादा। और अब एक जो परसेंटेज था 0.25%, उसको इन दोनों के लिए कर दिया है 0.02%। प्लीज ध्यान रखिएगा, 0.20 नहीं सर, एक तो है 0.25, 20 करोड़ से ज्यादा। लेकिन अगर आपका 20 करोड़ या उससे कम है तो दोनों ही केस में मैक्सिमम जो आपकी लिमिट है वो कितनी है? 0.02, 0.02। और जो पर डे है, एक में 25 रुपया है, एक में 50 रुपया है। यानी अगर आप एनुअल रिटर्न लेट से फाइल करते हैं तो टर्नओवर के हिसाब से 3 तरीके की लेट फी है। एक है 25 रुपया पर डे, एक है 50 रुपया पर डे, एक है 100 रुपया पर डे। डिपेंडिंग अपॉन आपका टर्नओवर 5 करोड़ और उससे कम है तो 25 रुपए 25। आपका टर्नओवर 20 करोड़ और उससे कम है तो 50 रुपए। आपका टर्नओवर 20 करोड़ से ज्यादा है तो 100 रुपए। जब 100 रुपए लगेगा तो 0.25% ऑफ योर टर्नओवर है मैक्सिमम, बाकी में 0.02। डबल करना है तो 25 का 50 कर दो और 0.02 का 0.04 कर दो, डबल कर दो। तो सर यही कहानी है पूरी लेट फी की। और इससे रिलेटेड मैंने प्रैक्टिस सेट्स 15 में, प्रैक्टिस सेट्स जो मेरा 15 है सीरीज ए में जो प्रैक्टिस सेट 15 है उसके पेज नंबर 15.4 में जो अभी मैंने रिसेंटली प्रैक्टिस सेट्स इशू किए हैं अपने टेलीग्राम चैनल पे, उसमें क्वेश्चन नंबर 6 को मैंने मॉडिफाई करके अमेंडमेंट का पार्ट इसमें डाल दिया है। प्लीज देख लीजिएगा पेज नंबर 15.4 प्रैक्टिस सेट सीरीज ए का प्रैक्टिस सेट 15, टोटल 30 प्रैक्टिस सेट्स हैं। और ऐसा ही सिमिलर अमेंडमेंट्स मैंने पेज नंबर 16.4 में सीरीज ए का सेट नंबर 16 में वही क्वेश्चन नंबर 6 में यहां पर देखो रेफरेंस दे दिया है मैंने
कि अमेंडमेंट बुकलेट का पेज नंबर 30-31 देखो, इसमें इसका टर्नओवर कितना था 6.5 करोड़। 6.5 करोड़ का मतलब 5 करोड़ से ज्यादा, 20 करोड़ और उससे कम, और इसने एनुअल रिटर्न लेट से फाइल की है, तो इसको क्या लगेगा 50 रुपया पर डे एंड टर्नओवर मैक्सिमम कितना 0.02। तो अमेंडमेंट का इंपैक्ट मैंने यहां पर दे दिया है, आप देख लेना। सर मैंने सीरीज ए के जो 30 सेट्स हैं और सीरीज बी के जो 7 सेट्स हैं वो रिप्लेस कर दिए नवंबर दिसंबर एग्जाम्स के लिए, लेकिन उसमें 5-6 सेट्स के अंदर ही थोड़े थोड़े से चेंजेस हैं, बाकी ऑलमोस्ट सेम है। तो आपके पास अगर पुराना वाला है जो ऑलरेडी मैंने गूगल ड्राइव वगैरह पे दे रखा था और आपको बोला था क्लास के साथ साथ बनाते रहो, तो बना रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और बनाना ऐसे नहीं है, मैंने क्या बोला था, चीटिंग करके बनाना, यानी क्वेश्चन देखो, व्यू फॉर्म करो, आंसर देखो, क्वेश्चन पढ़ो, आपको समझना है कि इंस्टीट्यूट कैसा क्वेश्चन पूछ रही है और उसका आंसर क्या होना चाहिए। कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन पढ़ना है, अपना एक व्यू फॉर्म करना है और आंसर देखना है। बगल में मेरी मेन बुक रखनी है, बगल में मेरा क्लास नोट्स रखना है। चीटिंग करते हुए इन सभी सेट्स को एक बार बना लो, उसके बाद तुम बिना चीटिंग किए और एक पूरे सेट को अटेम्प्ट करना चाहते हो 1 घंटे के अंदर, 1.5 घंटे के अंदर, 2 घंटे के अंदर, तो करो, वो अलग बात है। लेकिन सबसे पहले चीटिंग करते हुए क्वेश्चन पढ़ो, अपना एक व्यू फॉर्म करो, फिर देखो वो व्यू मैच कर रहा है कि नहीं आंसर से। क्वेश्चन पढ़ो, बुक की हेल्प लो, क्वेश्चन पढ़ो, क्लास नोट्स की हेल्प लो। क्वेश्चन पढ़ने के बाद तुम देखो क्या आंसर होना चाहिए, बुक में ढूंढो, क्लास नोट्स में ढूंढो, फिर देखो वो आंसर है या नहीं। इतना करते हुए सारे सेट्स को खत्म करना है। तो सर मैंने जो अमेंडमेंट्स का इंपैक्ट देना था वो दे दिया, और जो ये लेट फी से रिलेटेड जितनी बात बतानी थी आपको बता दी। सर सीएमए स्टूडेंट को देखो, अभी जो पढ़ा रहा हूं वो सीए सीएमए सबके लिए एप्लीकेबल है, लेकिन सीएमए स्टूडेंट्स को नवंबर दिसंबर एग्जाम्स के लिए वॉल्यूम 2 इशू हुआ है, उसके टीडीएस के नोट्स में पेज नंबर 16A.6 में अमेंडमेंट का इंपैक्ट मैंने यहां ले लिया था, लेकिन आपके पास जो बुक है उसमें एक प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहां 100 रुपया लिखा हुआ है, आप उसको 1000 कर दो। अभी पढ़ाया कि जीएसटीआर 7 की जो आप अगर लेट से फाइल करोगे तो 100 रुपया और 5000 रुपया एग्जाम में मत लिखना, कितना लिखना 25 रुपया, मैक्सिमम 1000 रुपीज। जो आप लिखोगे जीएसटीआर 4 टैक्सेबल के केस में, जो आप लिखोगे जीएसटीआर 3B टैक्सेबल टर्नओवर 1.5 करोड़ और उससे कम के केस में। खाली आपके बुक में एक छोटा सा मिस्टेक है, वो ठीक कर लो, पेज नंबर 16A.6 में यहां 1000 कर दो, ठीक। और सर 16A. सीएमए के स्टूडेंट ओल्ड सिलेबस वाले 2016 सिलेबस वाले, देखो आपको यहां पे ऑलरेडी लिखा हुआ है पेज नंबर 16B.6 में कि अगर तुम टीसीएस की रिटर्न लेट से फाइल करते हो तो उस पे सेक्शन 47 की लेट फी एप्लीकेबल होगी। देखो यहां पे 100 रुपए और 5000 की चर्चा है, 5000 प्लस 5000 10,000, बाकी 100 रुपया पर डे। यहां पर कोई फी रेशनलाइजेशन नहीं हुई है। तो पेज नंबर 16B.6 ये किनके नोट्स में होगा, सीएमए इंटर ओल्ड सिलेबस वाले स्टूडेंट्स, ठीक। इसको भी बंद करते हैं। अब यहां पर जो लिखना है लिख लो, एक अमेंडमेंट्स कंप्लीट है, एक और अमेंडमेंट बची है रूल 88C को लेके। प्लीज एक और अमेंडमेंट अभी आपके साथ डिस्कशन करनी है रूल 88C को लेके। बहुत अच्छी अमेंडमेंट्स है, बहुत छोटी सी अमेंडमेंट्स है, एग्जाम में बहुत हाई चांस है 3 से 4 मार्क्स का पूछने का। और अभी जो हम लोग लेट फी डिस्कशन कर रहे थे वहां हाई चांस है कि वो आपसे ऐसे ही 2-3 मार्क्स का या कोई एमसीक्यू पूछ ले। तो ये अमेंडमेंट्स में इंपॉर्टेंट है। एक ही अमेंडमेंट्स और बची है आपके साथ डिस्कशन करना, छोटा सा है, ठीक। पढ़ लेते हैं इसको, बट पहले अभी तक जो पढ़ाया है, जो लिखाया है उसको लिख लो। ये तो लिख ही लो पहले। लेट फी जीएसटीआर 4 2 केसेस है, निल वाला केस और अदर्स वाला केस। अदर्स वाला केस में सेम ऐसा ही हम लोग पढ़ रहे हैं, किसके लिए, जीएसटीआर 3B जब आपका एग्रीगेट टर्नओवर 1.CR और उससे कम है, एंड जीएसटीआर 7 के लिए। तो ये रिकॉल करना इजी हो जाएगा आपको। डन, वीडियो रोक के लिखा। अब यहां आ जाओ। जीएसटीआर 3B में जो 3 केसेस हैं टैक्सेबल वाले, वो है 1.5 CR, 5 CR, 1.5 और उससे कम, 5 CR और उससे कम, और 5 CR से ज्यादा। एनुअल रिटर्न के जो 3 केस हैं वो है 5 CR, 20 CR एंड 20 CR से ज्यादा। ये ध्यान रखना।
रिटर्न लेट से फाइल करते हैं, लेट फी की बात होती है। इनफैक्ट जब रिटर्न लेट से फाइल करेंगे तो टैक्स भी लेट से जमा करेंगे, तो जो टैक्स लेट से जमा करते हैं तो वहां इंटरेस्ट कनेक्ट हो जाता है। वो ऑलरेडी आप सेक्शन 50 में पढ़ते हैं और वहां रूल 88B भी पढ़ा है आपने क्लास के अंदर। देखो इसमें कुछ लिखना है क्या वीडियो रोक के? डन, वीडियो रोक के लिखा। नेक्स्ट देखो यहां कुछ लिखना है क्या वीडियो रोक के? डन। नेक्स्ट डन, वीडियो रोक के लिख लिया। डन। डन, वीडियो रोक के लिखा। प्लीज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम नाइट में देख लेना इस टेबल को। एनुअल रिटर्न से रिलेटेड लेट फी रेशनलाइज्ड होके 3 लेवल आ चुके हैं डिपेंडिंग अपॉन आपका सेम ईयर का एग्रीगेट टर्नओवर 5, 20 और 20 से ज्यादा, 25, 50, 100 रुपए पे 0.25% है, बाकी पे 0.02% की मैक्सिमम लिमिट है। प्लीज ये इसके बहुत हाई चांस है एग्जाम में आने के। डन, वीडियो रोक के लिखा। डन, वीडियो रोक के लिखा। चलिए अब फटाफट देख ले रूल 88C। रूल जो नया रूल है वो रूल है रूल 88C और उससे रिलेटेड रेफरेंस आया कहां पे? रूल 59 में, सब रूल 6 में। तो एक बार नोट्स पे चलते हैं रूल 59 पे। बहुत इंपॉर्टेंट जो क्लास में बताया गया था 11.7 नंबर पेज पे, यहां पे क्या बताया गया था कि आपने अगर GSTR1 फाइल नहीं की है, राइट, आपने अगर पिछले मंथ की या पिछले क्वार्टर की GSTR3B फाइल नहीं की है, पिछले मंथ या पिछले क्वार्टर की अगर आपने GSTR3B फाइल नहीं की है, तो इस मंथ और इस क्वार्टर की आप GSTR1 या IFF के थ्रू, इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी के थ्रू आप इनवॉइसेस अपलोड का काम नहीं कर पाएंगे। मतलब सामने वाले को GSTR2B में रिफ्लेक्शन नहीं होगा। क्या पढ़ते हैं क्लास में? मैं GSTR1 अपलोड करूंगा तो सामने वाले को 2B में रिफ्लेक्शन आएगा और वो ITC लेगा। लेकिन अगर मैं GSTR1 फाइल करने जा रहा हूं, लेकिन अगर मेरा पिछले मंथ का या पिछले क्वार्टर का, पिछला टैक्स पीरियड का मेरा 3B पेंडिंग है, तो मैं इस मंथ या क्वार्टर से रिलेटेड GSTR1 या IFF, इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी वाला काम नहीं कर पाऊंगा। पढ़ा क्लास के अंदर, राइट? ये आपने पढ़ा पेज नंबर 11.7 पे रूल 59 के अंदर ये वाला पॉइंट। ठीक है, अब यहीं पे एक अमेंडमेंट आई है, एक नया सब रूल आया है, सब रूल 6। सब रूल 6 बोलता है कि तुम GSTR1 अपलोड नहीं कर पाओगे, तुम इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी यूज नहीं कर पाओगे। पहले क्या पढ़े क्लास में कि अगर आपका पिछले टैक्स पीरियड का GSTR3B पेंडिंग है तो तुम इस पीरियड का GSTR1 अपलोड नहीं कर पाओगे। अब एक नया क्या आ गया कि अगर तुम्हारे को इंटीमेशन यानी एक तरह का नोटिस है, वो इशू हो रखा है रूल 88C में। रूल 88C एक नया रूल अभी पढ़ेंगे, बट ये रूल 59 सब रूल 6 नया क्लॉज जो इंसर्ट हुआ ये बोलता है कि अगर तुम्हें एक तरह का नोटिस है, इंटीमेशन अंडर रूल 88C, ये इशू हो रखा है किसी टैक्स पीरियड से रिलेटेड, तो तुम उस इंटीमेशन का रिप्लाई दो या उस इंटीमेशन में जो तुमसे रुपया मांगा गया है उसको डिपॉजिट कराओ। सर रूल 88C में गवर्नमेंट हमें इंटीमेशन करेगी, नोटिस देगी, इंटीमेट करेगी कि तुम्हारा इतना रुपया टैक्स का बकाया है वो जमा करो, और या फिर अगर बकाया नहीं है तो डिफरेंस क्या है उसका रीजन बताओ। क्या तो तुम रीजन बता दो रिप्लाई में, और या फिर जो वो रुपया मांग रहे हैं वो जमा करा दो। ठीक, अगर तुम ये काम नहीं करोगे तो तुमको, मान लो ये नोटिस आई है जनवरी से रिलेटेड, इंटीमेशन रूल 88C में जनवरी से रिलेटेड तुम्हारा कोई टैक्स में डिस्प्यूट है, वो टैक्स जमा कर दो या उसका जवाब दे दो, तुम नहीं कर रहे हो तो तुम फरवरी का GSTR1 फाइल नहीं कर पाओगे। अच्छा, ये इंटीमेशन क्यों आएगी? क्योंकि तुमने जनवरी में जो GSTR1 में डिटेल दी है उसका मिसमैच हो रहा है किसके साथ? GSTR3B के साथ। तो अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इसको कि ये मिसमैच क्यों हो रहा है। अच्छा, एक रूल 37A भी बताया है आपको ITC चैप्टर में। ITC चैप्टर में एक रूल 37A जिससे रिलेटेड अमेंडमेंट्स आपको दे दी गई है, वो अलग है। वो है कि GSTR1 फाइल कर दिया, 3B फाइल नहीं कर रहा है सप्लायर,
तो आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा रेसिपिएंट को सितंबर के बाद नवंबर तक। वो ऑलरेडी अमेंडमेंट तुमको मैंने बता दी, और वो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है रूल 37 एग्जाम्स के लिए। आईटीसी चैप्टर की अमेंडमेंट्स ऑलरेडी आपके पास जा चुकी, ऑलरेडी आप कर चुके। सर ये एक नया स्कीम है जो टैक्स पेयर टैक्स इवेजन करना चाहता है। आप रजिस्टर्ड पर्सन है, आपने GSTR1 फाइल की, राइट, उससे रिलेटेड आईटीसी सामने वाला 2B में ले रहा है, और आपने GSTR1 में दिखाया मान लो 5 लाख की सप्लाई, तो उतना ही आपको GSTR3B में भी सप्लाई दिखाना चाहिए था। आपने GSTR3B में कम सप्लाई दिखाया ताकि कम टैक्स जमा करना पड़े। मतलब क्या हो रहा है, आपने GSTR1 अपलोड जो की और उसके बाद जो हम लोग GSTR3B अपलोड करते हैं, तो GSTR1 में जो आपने सप्लाई दिखाई है आउटवर्ड सप्लाई, मान लो से 5 लाख की, तो आपने GSTR3B में उसके फिगर को छेड़छाड़ करके कम कर दिया। यानी GSTR1 के अकॉर्डिंगली आपकी जो टैक्स लायबिलिटी बनती है उसको आपने कम कर दिया 3B फाइल करते समय। क्योंकि सर हम लोगों ने क्लास में क्या पढ़ा है, जो टैक्स जमा होता है वो 3B के थ्रू होता है। ठीक, आप जो अपनी सप्लाई आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल्स GSTR1 में अपलोड करते हैं वो ऑटो जाता है 3B में। 3B में आपने उसको चेंज कर दिया फिर, और 3B में चेंज करने से क्या हुआ, आपने कम टैक्स जमा किया। तो आप सप्लायर हैं, आपने GSTR1 फाइल कर दी है, 3B भी फाइल कर दी है, लेकिन GSTR1 में और GSTR3B में टैक्स लायबिलिटी में मिसमैच है, तो आपको इंटीमेशन आएगा रूल 88C में कि ये मिसमैच क्यों है, डिफरेंशियल टैक्स जमा करो। और तुम ना तो जमा कर रहे हो और ना तुम उसका रिप्लाई कर रहे हो, तो तुमको अगले महीने का, अगले टैक्स पीरियड का GSTR1 अपलोड करने, IFF फैसिलिटी अपलोड फर्निश करने नहीं दिया जाएगा। पढ़ते हैं इसको, एक कॉन्सेप्ट बताया, अब इसको पढ़ते हैं अच्छे से क्या बोलता है ये। आप पढ़ना चाहते हो वीडियो रोक के एक बार पढ़ लो फटाफट, 2 ही तो पेज है यहां से यहां तक। जो एक आइडिया दिया वही यहां बात लिखी हुई है। आप वीडियो रोक के इसको पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लो, वरना मैं तो हूं ही बताने के लिए। पढ़ते हैं, कहता है सेक्शन 59 सब रूल 6। सर रूल 59 आप पहले से क्लास में पढ़ रहे थे, पेज नंबर 11.7 पे, उसमें एक नया सब रूल आ गया 6। अब ये कहता है कि हम आपको, अगर आपको इंटीमेशन आ रखी है रूल 88C की, जिसका जवाब आपने नहीं दिया है या जिसका अमाउंट डिपॉजिट नहीं किया है, तो आपको सब्सिक्वेंट टैक्स पीरियड का GSTR1 या IFF फर्निश करने नहीं देंगे। ठीक है ये बात आपको एग्जाम के लिए ध्यान रखनी होगी। कहता है अ रजिस्टर्ड पर्सन टू whom an intimation has been issued on the common portal under the provisions of rule 88C सब रूल 1। अब यही नया रूल आया है जो आगे हम देख लेंगे। इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी टैक्स पीरियड, मान लो से जनवरी से, ये टैक्स पीरियड कौन है, जनवरी 2023, तुमको इस पीरियड से रिलेटेड एक इंटीमेशन आ रखी है रूल 88C में, अब जिसका जवाब तुमको 7 डेज के अंदर देना था। आगे पढ़ेंगे, रूल 88C में लिखा हुआ है कि अगर कोई इंटीमेशन आती है ऐसी, तो उसमें जो टैक्स की डिमांड है वो पे करनी होगी विथ इंटरेस्ट 7 डेज के अंदर, या फिर रिप्लाई करना पड़ेगा कि भाई क्यों डिफरेंसेस आ रहे हैं टैक्स में। अब कहता है कि तुमको इंटीमेशन आ गई है तो तुमको shall not be allowed to furnish the details of outward supply under section 37 in form number GSTR1 or using IFF for a subsequent tax period। क्या कहता है कि अगर मान लो जनवरी से, जनवरी 2023 एग्जांपल लेते हैं, जनवरी 2023 से रिलेटेड अगर तुम्हें कोई इंटीमेशन आ रखी है रूल 88C में, तो फिर हम तुम्हें फरवरी का, तुम्हें GSTR1 या IFF हम तुमको फर्निश करने नहीं देंगे, अनलेस, यानी अब तुमको ये काम करना पड़ेगा, अनलेस दे सकते हैं करने, अगर तुम डिपॉजिट कर दो वो अमाउंट जो उस इंटीमेशन में स्पेसिफाइड है, और या फिर तुम रिप्लाई फर्निश कर दो कि भाई वो अमाउंट अनपेड क्यों आ रहा है तुम्हारा, और ये अमाउंट का डिफरेंस या फिर अमाउंट अनपेड क्यों हो रहा है, क्योंकि GSTR1 में तुमने ज्यादा टैक्स रिपोर्ट किया है एज कंपेयर टू GSTR3B। यानी सबसे पहले कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन अपने सप्लाई की रिपोर्टिंग किसमें करता है, GSTR1 में, और फिर उसके बाद उसको ऑटो पॉपुलेट होता है किसमें, 3B में,
और 3B में फिर वो टैक्स जमा करके रिटर्न फाइल करता है। तो 3B में जो टैक्स लायबिलिटी आ रही है वो कम है एज कंपेयर टू GSTR1, यानी GSTR1 में तुमने ज्यादा सेल्स दिखा रखी है और GSTR3B में कम कर रखी है। सर तो अगर ऐसा है तो ऑब्वियस ही बात है तुमको पोर्टल ये इंटीमेशन भेजेगा कि भाई GSTR1 के अकॉर्डिंग अगर तुम्हारा से 2 लाख रुपए की टैक्स लायबिलिटी है तो GSTR3B के अकॉर्डिंगली कम कैसे हो गई। क्या तो तुम एक्सप्लेन कर दो रीजन, या फिर डिफरेंस का पैसा विथ इंटरेस्ट जमा कर दो। नहीं तो मान लो ये नोटिस अगर जनवरी 2023 के लिए आ रखी है तो तुमको फेब का GSTR1 अपलोड करने नहीं देंगे। सिंपल। तो सर ये एक नया रूल आया है, रूल 88C। एक्चुअली में रूल 88C और जो ये सब रूल 6 है 59 में, ये एक साथ ही आया है। सब रूल कहता है कि अगर इंटीमेशन आया है, इंटीमेशन का जवाब दे दो, नहीं तो तुमको हम अगले टैक्स पीरियड का GSTR1 फाइल करने नहीं देंगे। तो अब इंटीमेशन क्या है, ये नया रूल क्या है। एक नया रूल 88C जो इंट्रोड्यूस हुआ है टू डिटरमाइन द मैकेनिज्म फॉर डीलिंग विद द डिफरेंसेस इन द लायबिलिटी रिपोर्टेड इन द स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, दैट इज GSTR1। तुम्हारी जो टैक्स लायबिलिटी तुम रिपोर्ट कर रहे हो GSTR1 में और जो GSTR3B में रिपोर्ट कर रहे हो वो मिसमैच कर रही है, और GSTR1 की टैक्स लायबिलिटी ज्यादा है, एक्सीड्स ज्यादा है एज कंपेयर टू 3B। कहता है एक स्पेसिफाइड परसेंटेज देंगे हम तुम्हें, हम हर केस में नोटिस इंटीमेशन नहीं भेजेंगे। एक डिफरेंस होगा, मे बी से 5-10% से ज्यादा, मे बी 10,000 से ज्यादा का डिफरेंस। कहता है एक लिमिट तक हम इंटीमेशन नहीं भेजेंगे, लेकिन एक लिमिट जब क्रॉस कर जाएगी डिफरेंस की तो हम इंटीमेट करेंगे। कहता है रजिस्टर्ड पर्सन वुड बी इंटीमेटेड ऑन द पोर्टल, ईमेल भी आएगा तुम्हारे पास, एक तरह का नोटिस होगा जिसमें तुमको 2 ऑप्शन दिया जाएगा, क्या तो तुम डिफरेंस को पे कर दो अलोंग विथ इंटरेस्ट, या फिर तुम डिफरेंस को एक्सप्लेन कर दो विद इन स्पेसिफाइड टाइम 7 डेज। कहता है सर टैक्स पेयर को कोई दोनों में से एक चीज करनी पड़ेगी, क्या तो वो जमा कर दे पैसा विथ इंटरेस्ट, या फिर प्रॉपर टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ प्रॉपर ऑफिसर रिप्लाई कर दे, नहीं तो उसको अगले पीरियड का GSTR1 या IFF फर्निश करने नहीं दिया जाएगा। सर ITC चैप्टर में जो आपने पढ़ा नया रूल 37A, उसमें क्या था कि सप्लायर ने GSTR1 फाइल करने के बाद 3B फाइल नहीं किया है सितंबर तक अगले साल की, तो नवंबर तक में जो ITC लेके बैठा है रेसिपिएंट वो रिवर्स कर दे। ये आपने पढ़ा रूल 37A ITC चैप्टर। क्या पढ़ा, GSTR1 फाइल करने के बाद सप्लायर 3B फाइल नहीं कर रहा है, इसमें 3B फाइल कर रहा है, लेकिन 3B में वो अपनी टैक्स लायबिलिटी कम कर दे रहा है एज कंपेयर टू GSTR1। मतलब GSTR1 में जो उसने सेल्स दिखाई 5 लाख तो से 3B में दिखा रहा है 3 लाख। हो सकता है उसने डबल पंचिंग कर दी हो, GSTR1 में कोई सेल उसने 2 बार दिखा दी हो, अमाउंट गलत लिख दिया हो, या जानबूझकर वो कुछ कम कर रहा है अपनी फिगर को 3B में ताकि टैक्स कम जमा करना पड़े। ITC तो GSTR1 से 2B में जाके सामने वाले को मिल ही जाएगी। कुछ भी हो, गवर्नमेंट एक्सप्लेनेशन चाहती है या डिफरेंशियल पैसा विथ इंटरेस्ट चाहती है। रूल 88C क्या कहता है, वही चीज सिंपल कहता है वेयर द टैक्स पेबल बाय अ रजिस्टर्ड पर्सन इन अकॉर्डेंस विद द स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाई फर्निश्ड बाय हिम इन GSTR1 और यूजिंग IFF exceeds the amount of tax payable by such person in accordance with the return for that period furnished in the form GSTR3B। सर सिंपल, तुम एक रजिस्टर्ड पर्सन हो, तुम किसी टैक्स पीरियड का, अब वो मंथ भी हो सकता है क्वार्टर भी हो सकता है, उसका GSTR1 में जो टैक्स रिपोर्ट कर रहे हो वो ज्यादा है किससे, GSTR3B से, बाय सच अमाउंट और सच परसेंटेज एज में बी रिकमेंडेड, यानी एक लिमिट तक तुम्हें इंटीमेशन नहीं आएगा, से 10% के डिफरेंस तक चलेगा, बट उससे ज्यादा डिफरेंस होगा तो इंटीमेशन आएगा। तुमको एक इंटीमेशन दिया जाएगा उस डिफरेंस का, वो इंटीमेशन इलेक्ट्रॉनिकली पोर्टल पे मिलेगा प्रिस्क्राइब फॉर्म में, और तुम्हारे ईमेल पे भी आएगा जो ईमेल तुमने रजिस्ट्रेशन के समय में दिया है। ठीक, अब तो हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन चैप्टर में अमेंडमेंट पढ़ ली कि GST में रजिस्ट्रेशन लेते समय अब आपको ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर अलग से नहीं देना, जो इनकम टैक्स का डेटाबेस में है वही वो पिक करेगा, तो उसी में तुमको नोटिस इंटीमेट हो जाएगी, पोर्टल पे भी आएगी। अब तुम्हारे इंटीमेशन में डिफरेंस तुमको बताया जाएगा कि देखो तुम्हारे GSTR1 के अकॉर्डिंग तुम्हारी लायबिलिटी 1 लाख रुपए की है, 3B में मान लो 70,000 ही आ रहा है, तो 30,000 पे कर दो विथ इंटरेस्ट या जवाब दे दो 7 दिन के अंदर MCQ।
7 दिन के अंदर। रेसिपिएंट से यहां कोई मतलब नहीं है, सप्लायर की बात हो रही है। सप्लायर GSTR1 फाइल कर रहा है, 3B भी फाइल कर रहा है, लेकिन 3B में टैक्स लायबिलिटी कम है एज कंपेयर टू GSTR1। तो अगर वो डिफरेंस एक सर्टेन अमाउंट से ज्यादा हो जाए, एक सर्टेन परसेंटेज से ज्यादा हो जाए, एज रिकमेंडेड बाय काउंसिल, जो भी नोटिफिकेशन में आएगा हम आपको इंटीमेशन भेजेंगे। 7 दिन के अंदर टैक्स विथ इंटरेस्ट जमा कर दो या रिप्लाई कर दो। सर जैसे ही रजिस्टर्ड पर्सन को इंटीमेशन रिसीव होगी, वो 2 में से एक काम करेगा 7 दिन के अंदर, क्या तो टैक्स विथ इंटरेस्ट जमा कर दे या फिर प्रॉपर रिप्लाई कर दे। सर तुम 7 दिन के अंदर कोई टैक्स जमा नहीं कर रहे हो, कोई टैक्स तुम जमा नहीं कर रहे हो 7 दिन के अंदर, तुम कोई एक्सप्लेनेशन भी नहीं दे रहे हो, और तुम्हारा एक्सप्लेनेशन एक्सेप्टेबल भी नहीं है। जो तुमने देखो, एक होता है तुमने 7 दिन के अंदर कोई पैसा नहीं जमा किया, फिर हुआ कि 7 दिन के अंदर तुमने कोई रिप्लाई नहीं किया, या फिर रिप्लाई किया बट प्रॉपर ऑफिसर इज नॉट सेटिस्फाइड विथ योर रिप्लाई, तो जो अमाउंट का इंटीमेशन आया डिफरेंशियल अमाउंट, वो तुमसे रिकवर कर लिया जाएगा सेक्शन 79 को फॉलो करके। यानी ये रिकवरी का पावर देता है, रिकवरी ऑफ जीएसटी का जो टैक्स है वो तुमसे रिकवर कर लिया जाएगा। सर इसमें रिकवरी वाली बात हो रही है, इसमें रिप्लाई दे दो या पैसे जमा कर दो, और ये है कि इंटीमेशन किस सिचुएशन में आएगा। ठीक सर, तुमको अगले टैक्स पीरियड का GSTR1 फाइल करने नहीं देंगे, IFF फाइल करने नहीं देंगे, ये बात कौन बोल रहा है? ये बात बोल रहा है रूल 59 सब रूल 6। ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि किस सिचुएशन में तुमको GSTR1 अपलोड करने नहीं दिया जाएगा। तो एक वो जो पहले से क्लास में पढ़े हुए हैं आप, पेज नंबर 11.7 पे सबसे लास्ट में, कि अगर तुम्हारा पिछले टैक्स पीरियड का GSTR 3B पेंडिंग है तो तुमको करंट पीरियड का GSTR1 सबमिट करने नहीं दिया जाएगा। ये बात तुमको क्लास में भी बताई। और एक तुमको ये भी ऐड करना है अब कि अगर कोई इंटीमेशन आ रखी है रूल 88C में, तो फिर तुमको उसका जवाब दे दो या टैक्स जमा कर दो, 7 दिन का टाइम है, नहीं तो तुमको अगले टैक्स पीरियड का GSTR1 फाइल नहीं करने दिया जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। सर आपने क्लास में रूल 88A भी पढ़ा हुआ है, रूल 88B भी पढ़ा हुआ है, और अब आपके सामने रूल 88C है। रूल 88A जो कहता है IGST को तुम, क्रेडिट को तुम SGST CGST से किसी भी ऑर्डर में एडजस्ट कर सकते हो। पेमेंट ऑफ टैक्स चैप्टर इंट्रोडक्शन की क्लास में बता रखा है। रूल 88B सेक्शन 50 से रिलेटेड है। ठीक, सेक्शन 50 से रिलेटेड है। और रूल 88C अभी अभी नया आया कि तुम्हारा GSTR1 में जो टैक्स लायबिलिटी है वो ज्यादा है 3B से, इंटीमेशन आएगी, 7 दिन के अंदर टैक्स जमा कर दो विथ इंटरेस्ट या रिप्लाई कर दो, नहीं तो वो टैक्स रिकवर कर लिया जाएगा तुमसे, एंड तुमको अगले टैक्स पीरियड का GSTR1 भी फाइल करने नहीं दिया जाएगा। सिंपल, फिनिश, बस और कुछ है ही नहीं। सर पेज नंबर 11.32 रूल 59 के अंदर सब रूल 6 नया आया, प्लस रूल 88C नया आया 26 दिसंबर 2022 नोटिफिकेशन से। जनवरी 2023 का GSTR1 तुम अपलोड कर चुके हो, उसके बाद 3B भी अपलोड कर चुके हो। GSTR1 से सामने वाला क्रेडिट ले लेगा, ठीक, और तुम्हारी तरफ क्या हुआ है कि मिसमैच है टैक्स लायबिलिटी में। क्या मिसमैच है? GSTR1 में टैक्स ज्यादा है, 3B में कम है, यानी तुमने गवर्नमेंट को कम पे किया है। तो गवर्नमेंट बोल रही है अगर ये डिफरेंस एक सर्टेन अमाउंट से ज्यादा है तो हम तुम्हें इंटीमेट करेंगे। इंटीमेशन में तुम्हें 2 ऑप्शन देंगे, पे टैक्स विथ इंटरेस्ट और या फिर जस्टिफाई। 7 डेज का टाइम देंगे, और अगले जब तक तुम इसको सेटिस्फाई ना कर दो, पे ना कर दो, अगले पीरियड का तुमको GSTR1 फाइल करने नहीं देंगे। बाय बाय, टेक केयर। रिटर्न चैप्टर में और कोई अमेंडमेंट नहीं है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। देखो इसमें से कुछ लिखना है। डन, वीडियो रोक के लिखा, डन डन। रूल 86A भी आपने पढ़ा है, रूल 86B भी पढ़ा है आपने क्लास के अंदर पेमेंट ऑफ टैक्स चैप्टर में। पेमेंट ऑफ टैक्स चैप्टर में रूल 88A पढ़ा है, पेमेंट ऑफ टैक्स चैप्टर में रूल 88B पढ़ा है आपने। खाली रूल 88C यहां पर है, मैं लिंकिंग कर दे रहा हूं। बाकी आपने रूल्स तो 3 और पढ़े हैं, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के, और इलेक्ट्रॉनिक आपका लायबिलिटी लेजर के, है ना। तो वो पेमेंट ऑफ टैक्स चैप्टर में आपने काफी सारे रूल क्लास के अंदर पढ़े। एक रूल यहां पर आया
एक रूल अभी मैंने आईटीसी चैप्टर का रूल 37 भी कराया था, वो भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए, और ये तो है ही। इधर सब कुछ नोट करवा दिया था, इधर कुछ भी नहीं बचा, सारा कुछ अच्छे से समझा दिया। डन, वीडियो रोक के लिख लिया, डन डन डन। चलिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।